नवोदयन थे। इसके साथ ही बनारस के जो कमिश्नर रहे वो भी नवोदयन, कानपुर के कमिश्नर श्रीमान राजशेखर जी वो भी नवोदयन थे। अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो निजी सचिव हैं श्रीमान भरत यादव जी वो भी नवोदय परिवार से, वो भी बड़े IAS अधिकारी। तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, ये तो प्रशासनिक क्षेत्र की बात करी, एम्स में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, साइंस में, रिसर्च में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय में, हर क्षेत्र में नवोदय परिवार की छाप है और वो अपने क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान रच रहे हैं और एक अद्वितीय कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हम लोगों को इससे ऊर्जा मिलती है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं पे भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। हम लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोगों को भी कुछ अच्छा करना चाहिए। आपको बताऊं, राजनीतिक क्षेत्र में भी श्रीमान दर्शन चौधरी जी जो सांसद है नर्मदापुरम से, वो भी नवोदय परिवार से। इसके साथ ही गुजरात के हेमांग जोशी जी वो भी नवोदय परिवार के हैं जो अभी सांसद हैं। इसके साथ ही बिहार में और अन्य राज्यों में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी नवोदय परिवार के लोग एक शीर्ष पे एक उनका स्थान है और वो अपना नवोदय परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रगति, ये जो उन्नति और ये जो कीर्तिमान है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। एक कई लोगों का इसमें रोल है। उसमें विद्यालय परिवारों का, शिक्षकों का त्याग है। यहाँ के हमारे विद्यालय परिवार के जो शिक्षक है वो भी एक तरीके से वनवास ही काट रहे हैं। एक एकांत में, एक अलग, इस क्षेत्र में शहर से दूर, व्यवस्थाओं से दूर यहाँ पर रहना और साथ में ही आपको एक अच्छे स्तर की शिक्षा देना, हम सभी ने जो प्राप्त किया उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षकों के साथ साथ परिवार का भी त्याग है कि वो हमको परिवार से दूर भेजते हैं। तो परिवार का भी एक हम लोग जो कहीं ना कहीं होम सिकनेस हमारे अंदर भी रहती है, परिवार वालों को भी लगता है कि हमारा बेटा बाहर पढ़ रहा है, तो एक परिवार का भी उसमें सेक्रीफाइस है। कई बार हम लोग परिवार के कई कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ये हमारा सेक्रीफाइस है, पर परिवार हम लोगों को मिस करता है या हमारी उपस्थिति को मिस करता है या हमारी आवश्यकता महसूस करता है। ये परिवार का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। हम सभी जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने सामर्थ्य, अपने अनुभवों के बल पे आगे बढ़ते हैं, पर उसमें बहुत लोगों का रोल है और कहीं इसके लिए हम लोगों के मन में हमेशा श्रद्धा भाव होना चाहिए। हम उन लोगों के प्रति हमारे मन में हमेशा वो आदर का भाव होना चाहिए और स्नेह का भाव होना चाहिए, साथ ही सहयोग का भाव भी होना चाहिए कि यदि हम लोग यहाँ से निकले तो एक ऋण है हमारे साथ, पूरे परिवार का ऋण है, साथ ही नवोदय विद्यालय परिवार का ऋण और पूरे समाज का, जिस समाज के सहयोग से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये विद्यालय पूरे समाज के सहयोग से चल रहे हैं। तो ये जो सरकार के का जो ये उपक्रम है और जिसमें हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा लगी हुई है। तो हमारे मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि यदि हम लोग सक्षम हो जाएं या हम लोग किसी तरह अगर किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, तो हम लोगों के मन में ये भाव होना चाहिए कि हमको भी अन्य जरूरतमंदों का सहयोग करना चाहिए और वो स्पिरिट हमेशा हम लोगों को जिंदा रखना है। ऑलवेज अगर नवोदय परिवार के किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो हम लोगों को वो आवश्यकता कि उनकी पूर्ति कैसे हो सके उसके लिए हम लोगों को एफर्ट करना चाहिए। तो JNV एलुमनाई एसोसिएशन, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से अनऑफिशियली हम लोग काम कर रहे थे, पर इस वर्ष ऑफिशियली ये नवोदय विद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन भी फॉर्म हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि जो गैप स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, नवोदय परिवार के बीच में और जो और पेरेंट्स के बीच में, ये पूरी गैप कहीं ना कहीं, इस गैप को हम लोगों को दूर करना है। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। रिसेंट में ही एक स्टूडेंट 2025 पास आउट रहे तो उनका आकस्मिक निधन किसी बीमारी के चलते हो गया और युवराज भैया हमारे जो एलुमनाई एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो वो उनके घर पे गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर जब उनके पिताजी से चर्चा हुई, परिवार से चर्चा हुई, तो समझ में आया कि कहीं न कहीं एक अच्छे इलाज के अभाव में उसकी डेथ हो गई।
तो ये इलाज का अभाव कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का भी अभाव था। कहीं ना कहीं नवोदय विद्यालय परिवार से उन्होंने संपर्क नहीं किया या किसी से बातचीत नहीं की। हो सकता है कि हम लोग सहयोग कर सकते होगा। हो सकता है कि हमारे कई सारे एलुमनाई अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एम्स लगा कर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में वो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम लोग राय ले सकते थे, उनका ठीक से इलाज करा सकते थे। यदि आर्थिक समस्या है तो पहले भी ऐसी कई बार समस्या आई कि किसी के इलाज में, तो नवोदय विद्यालय परिवार ने धन एकत्रित करके इलाज करवाया। तो ये सारी जो बातें हैं, जो समस्या है, इनका उपाय जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। और मैं चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय एलुमनाई इस परिवार के साथ में आप सभी लोगों का संवाद होता रहे और एक सहज संवाद होता रहे। हम लोग बहुत जल्दी आपको एक लिस्ट जारी कर देंगे, जिससे आप लोग जैसे ही पास आउट हो गए तो आप लोगों को किस जिले में कौन नवोदय परिवार का व्यक्ति है और कहाँ पर कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है, आपको उसके यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी या किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो आप उनसे कॉल करके ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो हम सभी लोगों का दायित्व है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना। नाहीतर देवा देवा मी जातो दूर मल्हारवाडी मोठीला नजारी भरून नाहीतर देवा देवा मी जातो दूर ओढलावती अशी जीवान गावाकडची माती सारभारती गडजे दुरीचे आम्ही रहिवासी गडजे दुरीचे आम्ही रहिवासी देवाचा झेंडा वळखला दुरून मोतिया नजावी भरून नाहीतर देवा देवा मी जातो दूर दूर
दुष्ट बंधनातला अनघावाय घाई घाई दैत्य वातला अनसंपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला हातात त्रिशूळ तू हातात आई घे पडतेच आज संबळाले आणि अंबाबाई गोंधळाले अंबाबाई गोंधळाले तुळजाभवानी गोंधळाले तुळजाभवानी गोंधळाले अब मैं जिस शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके लिए चंद पंक्तियां हैं कि कुछ विशिष्ट अतिथि इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं। हालांकि मिलते हैं वो बहुत कम समय के लिए, मगर जीवन भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। माता को प्रणाम करते हुए, भारत माता के चरणों में नमन करते हुए, हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पर बैठी हैं उनको प्रणाम करते हुए, हमारे स्कूल के जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा अर्जित करने आए उनको प्रणाम करता हूँ और मातृशक्ति यहाँ विराजित थी उनको प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में जितने भी पूर्व छात्र आए हैं और जिनका मिलन समारोह, उनके लिए एक जोरदार ताली बजाओ कि वो अपना अनुभव यहाँ पर लेने आए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में आपके जैसे स्कूल में शिक्षा अर्जित कर जो न्यायाधीश बने हैं, साकेत जी सर वो विराजित हैं। न्यायाधीश मतलब जज महोदय, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ कि आज हमारे बीच में यहाँ विराजित हैं, क्योंकि आप जैसे वो पढ़ाई करते करते आज वो हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में यहाँ विराजित, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेहता जी भी यहाँ पर विराजित हैं, बैंक में आप सर्विस करते हैं, उनको प्रणाम। आज हमारे बीच में नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी शुक्ला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र बामिया जी, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय जो अभी उनसे कुछ चर्चा हुई है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं कि आपके प्रिंसिपल महोदय। आदरणीय तहसीलदार महोदय सिन्हा साहब यहाँ विराजित हैं। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई, छोटे भाई श्यांश जी मंडोई जी के लिए जोरदार ताली बजाएं कि वो लगातार उत्साह जो युवा शक्ति है उनको प्रेरित करने का काम करते हैं। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी यहाँ पर हमारे शिक्षक जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। अब 2-3 बातें अगर मैं आपसे बोलूँ, आप जैसे 5 विकासखंड से मतलब ब्लॉक से यहाँ पर आते हैं। सीतामऊ ब्लॉक से कौन कौन है? सीतामऊ, अच्छा। गरोड़ से कौन कौन है?
भानपुरा से, मंदसौर से, मल्हारगढ़ से। अब बाकी कौन बचा? नहीं, वो आ गया ना ब्लैक रोड, हैं? दलोदा। अच्छा, शामगढ़ से, दलोदा से कौन कौन है? शामगढ़ से नहीं, ब्लॉक मतलब कि वो उसमें सब आ गए थे। रोड में शामगढ़ भी आ गया था, दलोदा मंदसौर में आ गया था, तो ये ब्लॉक। चलो, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उनके लिए जोरदार ताली, सब एक दूसरे के लिए ताली हो। बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक बात बताओ, ये बच्चे बेटी है, पढ़ने में किस किस को मजा आता है? ये बच्चे आप भी बताओ, पढ़ने में किस किस को मजा आता है? बाकी को नहीं आता? पढ़ने में मजा आता है? ये लड़कियों को, लड़कों को पढ़ने में मजा आता है? नहीं सर, ये सीधा हाथ खड़ा करो ना। अच्छा, मस्ती करने में किसको मजा आता है? अच्छा, अब दो ही टीमों के लिए एक दूसरे के लिए ताली बजाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ाई क्यों की जाती? पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई करने का कारण क्या है? एक जना 12th का जो बच्चा हो मेरे को बताए, या बच्ची हो बताए, पढ़ाई क्यों की जा रही है और क्यों की जाती है? कोई बताएगा? हाँ, बताओ बेटा। सर, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए और कुछ पैसे जो अपन लाइफ सर्वाइव कर सके उसके लिए, पर्सन बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, पढ़ाई किसके काम आती है? अपने के दूसरे के? अपने भी हो। अब एक बात बताओ, ये 2-3 बातें इसलिए कर रहा हूं कि पढ़ाई क्यों की जाती है, पढ़ाई किसके काम आती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या बात आपको याद होना चाहिए। संस्कृति, अपनी परंपराएं जानते हो क्या होती है? परंपरा कर जानते हो? संस्कृति का जानते हो? अभी ये महाराज की बच्ची आई, अभी सबने बहुत अच्छा संचालन में गणेश जी का नाम दिया। महाराज की संस्कृति का ऊपर उन्होंने जो यहाँ पर नृत्य करा है वो महाराज की संस्कृति है। अब ऐसी पढ़ाई के, देखो मैं बताऊं, पढ़ाई से आपको कलेक्टर बन जाओगे, कमिश्नर बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे। हम पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे को ऑलराउंडर बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? ऑलराउंडर कैसे बनते हैं? अभी दो, देखो थोड़ा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको, सुनना। 2 बच्चे पढ़ के कॉलेज में गए, एक बच्चे को कंपनी, 2 ही बच्चे अच्छा पढ़ते थे, एक के नंबर ज्यादा अच्छे थे और थोड़े दूसरे के कम थे। ठीक है, कंपनी लेने आती है कि इन कंपनी, हमारी कंपनी में ऐसे बच्चे, अच्छे बच्चों को हम जॉब देंगे तो ये हमारी कंपनी में काम करेंगे। जब कंपनी वाले लेने आए तो सेकंड वाले और फर्स्ट वाले में इंटरव्यू लिया तो सेकंड वाले को 32 लाख रुपए साल के देने को तैयार। कितने? 32 लाख सेकंड वाले को, और फर्स्ट वाले को कितने दिए? 12 लाख। कितने दिए? अब सेकंड वाले को 32 लाख क्यों मिले और 12 वाले को, मतलब फर्स्ट वाले को 12 लाख क्यों मिले? क्योंकि वो सेकंड वाला ऑलराउंडर था। वो पढ़ाई रटने के साथ साथ, बहुत से पढ़ाई करते हैं रट के, जो नंबर लाते हैं 99, 98, और उनको पूछा कि दुनिया में क्या चल रहा है, कितने नहीं मालूम। स्वास्थ्य के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं। और जो सेकंड बच्चा था
जिससे जो पूछा उसने पढ़ाई के साथ साथ सभी प्रकार के जवाब उसने दिए। स्पोर्ट्स में नंबर 1 सब में, मतलब उसको ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाला बच्चा था, तो उसको कंपनी 32 लाख रुपए दी और फर्स्ट वाले को 12 लाख। तो एक बच्चे को कैसा होना चाहिए? ऑलराउंडर होने का मतलब है कि आप, अभी मैं पूछूंगा आपको कि हमारे वित्त मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? चलो आप बहुत नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, बताओ वित्त मंत्री कौन है हमारे? ये जगदीश देवड़ा, ये बताएं। ये छोटी सी बात है, मतलब कि ये जो यहाँ पर शिक्षक हैं, ये उनकी भी जवाबदारी अपनी किताबों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों की भी वो ध्यान रखते होंगे, पर और ध्यान कहीं ना कहीं रखना चाहिए। एक तो ये बात, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 और जनरल नॉलेज। अभी काय का जमाना है? मोबाइल का। अभी आप घर जाओगे तो मोबाइल का उपयोग किया, भाई इतने दिन तो हमने देखा नहीं मोबाइल, है ना? घर में टीवी और हाथ में मोबाइल का जमाना है। अब एक, आप सब जितने भी बैठे हैं, ये हमारी बहनें भी बैठी हैं, अब एक बात बहुत इसमें बताना चाहूँगा कि मोबाइल आजकल वर्तमान के दौर में जो दूरी अपने परिवार में एक पुत्र और बेटे की दूरी पैदा करने का काम अगर किसी ने करा है तो मोबाइल। सास और बहू की दूरी पैदा करने का काम करा तो मोबाइल। दो भाइयों की बात संवाद कम करा है तो मोबाइल ने। क्यों? पहले स्थान पर है गौरव धनगर 92.83%। के विद्यार्थी कक्षा 6वीं बी के जो विद्यार्थी उसमें साक्षी सूर्यवंशी 93.33%, दिव्या पाटीदार 97%। दौड़ के आना है सबको। कक्षा 7वीं ए में जिसने स्थान पाया है हिमांशी सरोज 95%। कक्षा 7वीं बी में कुसुम पाटीदार जो दूसरे स्थान पर रही है 94.67%। पहले स्थान पर है कार्तिक सिंह जादौन 97%। कक्षा 8वीं ए में चेतन राय 94.67%। चेतना रॉय 94.67% और पहले स्थान पर है माही पांचाल 95%। दोनों बालिकाएं जल्दी से मंच की ओर बढ़ावे। कक्षा 8वीं बी में उदिता जाटव 93% दूसरा स्थान, जो कि अभी माइग्रेशन गई हुई है, बालिका भी यहाँ नहीं है। पहले स्थान पे कीर्तिराज सिंह देवड़ा 94.33%, ये भैया भी अपने माइग्रेशन गए हुए हैं। इसके बाद 9th A में जिसने स्थान पाया है वो तीनों बच्चे माइग्रेशन के हैं, तो मैं तीनों का नाम यहाँ से लेना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाते, बधाइयां उन तक पहुंच जाएगी। तन्मय देवड़ा तीसरे स्थान पर थे, विताली भोये दूसरे स्थान पर और याशिका जिरे पहले स्थान पर थी। तो सूची में जो आगे के विद्यार्थी उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। स्नेहलता धाकर 85.50% और पहले स्थान पर है तनिष्का धनगर 91.67%। दोनों बालिकाएं मंच की ओर आए। कक्षा 9वीं बी में जो दूसरे स्थान पर है लक्ष्य मीणा 89.33% और पहले स्थान पर श्रेयांश ठाकुर 91.17%। दोनों बालक दौड़कर मंच की ओर आए। उसके पश्चात जो 10वीं कक्षा वाली बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं, 2 छात्र एक साथ सेकंड स्थान पे हैं। कल्पना पाटीदार 10वीं के जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं ए, दूसरे स्थान पर प्रियांशी परिहार 91.60% और पहले स्थान पर विशाल कछावा 91.80%। विशाल कछावा प्रियांशी दोनों मंच की ओर जल्दी से आए। कक्षा 11वीं बी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है आशु ने 84.2% के साथ और पहला स्थान राजपाल सिंह 88.2%। दौड़कर मंच की ओर आए।
इसके पश्चात पिछले साल की जो बोर्ड एग्जाम थी 12वीं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन CBSE के द्वारा कंडक्ट की जाती है, उसमें हमारे जो अब विद्यार्थियों एलुमनाई बन चुके हैं, कक्षा 11वीं 12वीं आर्ट्स में दिव्या कुमार सेकेंड प्लेस पे रही है 91.60%। आज यहाँ आई नहीं है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सेवंतिका जोशी 92.33%, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में टॉप किया है, वो भी अभी हमारे बीच में है नहीं यहाँ पर। 12वीं साइंस से लोकेंद्र कुमावत 88.0%, जो साइंस में सेकंड हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और जो नेशनल खेल के आए हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा दिव्या पवार कक्षा 9 से वॉलीबॉल में जो नेशनल खेल के आई है। दिव्या दौड़ के स्पोर्ट्स की तरह आना है आपको। इसके पश्चात कार्तिक चावड़ा बास्केटबॉल नेशनल, कार्तिक चावड़ा। उसके पश्चात है बिट्टू सिंह एथलेटिक्स नेशनल, दौड़ के आओ बिट्टू। विशाल कछावा कक्षा 12 से क्रिकेट में नेशनल खेल के आए हैं, विशाल कछावा। विशाल दौड़ के वहीं से। आराधना शर्मा कक्षा 10वीं एथलेटिक्स, नया जो SGFI स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो खेल के आए हैं, जिन्होंने नेशनल भी खेला है। मेरे चंद्रशेखर ताइक्वांडो कक्षा 12 से, चंद्रशेखर जिन्होंने ताइक्वांडो गेम में नेशनल खेला है और उसके ऊपर SGFI में भी वो खेल के आए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। दौड़कर मंच की ओर आए कि वो हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और सारे विद्यार्थी जिन लोगों ने यहाँ पुरस्कार प्राप्त किए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में ये आपको प्रेरणा देगा। और जिनको पुरस्कार नहीं भी मिले हैं वो भी नवोदय में आज इसको नाम दिया है करियर पॉडकास्ट, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही सहायक होगा। आज हमारे साथ जो सम्मानित अतिथि हैं श्री विनीत जी साकेत जज साहब सीतामऊ कोर्ट से, तहसीलदार साहब श्री मोहित जी सीनम साहब। तो सर मैं सीधा ही आपसे वार्तालाप शुरू करता हूँ। तो सर बच्चों के मन में बड़ा एक अजीब सा वो रहता है कि ये जज साहब जो है वो करते क्या है। और जुडिशरी से क्योंकि आम आदमी जुड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि जिसका काम कोर्ट में पड़ता है कोर्ट कचहरी में वही फेस करता है जज को। आज तो हम साक्षात आपको फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों के मन में से थोड़ा सा वो शंकाएं निकालिए और हमें बताइए कि ये जज की पोस्ट होती क्या है और इसका समाज में क्या काम है। पवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा सबको एक ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड सारे टीचर्स, ऑफ द डायस जितने हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स बैठे हुए हैं, भैया जी लोग, दीदी जी लोग, जितने छोटे भाई बहन हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इट्स रियली गुड टू बी बैक होम। घर आके बहुत अच्छा लगता है। आप सारे बच्चे से बात कर रहा हूँ कि जब छुट्टियाँ होती हैं आप लोगों की, घर जाते तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा ना। मुझे बिल्कुल वैसा फील हो रहा है आज कि मैं घर वापस आया हूँ। थोड़ी सी एक बात मुझे ये लगी, मैं आया तो था यहाँ पे अपने घर वापस, अपने एक स्टूडेंट बन के, एक छात्र बन के, पूर्व छात्र बन के। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया कि फिर मुझे याद दिला दिया कि मैं जज हूँ। 24 घंटे 12 महीने लगातार मैं जज रहता हूँ, लेकिन आज मैं फ्री होके आना चाह रहा था कि आज मैं बच्चा हूँ, स्कूल का बच्चा हूँ। मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ, आप सबका छोटा भाई हूँ। तो इसके साथ शुरू करते हैं कि जैसा आपने पूछा कि जज का काम क्या होता है, समाज में कैसे अपनी सर्विस देते हैं। चलिए एक छोटी सी बात हम बताते हैं, अपने स्कूल से रिलेटेड बताते हैं। स्कूल के आपके मेन गेट के बाहर क्या लिखा होता है? आपने कभी पढ़ा है? पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, कोई बता सकता है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। हम नवोदय आते हैं शिक्षा ग्रहण करने, और जब नवोदय से बाहर जाते हैं तो जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उसके माध्यम से अपने समाज को, अपने स्टेट को, अपने जिले को, अपने देश को किस प्रकार से सेवा दे सकते हैं, वो हम पूरा अपने नवोदय के कार्यकाल में सीखते हैं। 7 साल लंबा समय होता है, एक ग्रोइंग फेज होता है। हमारे स्कूल के, जब मैं दीवा नवोदय में था, बताया आप भैया लोगों ने कि 2010 में पास आउट हुआ हूँ। जब मैं स्कूल गया था तो हमारे पीटी के टीचर थे, तो हमेशा एक बात कहा करते थे कि यहाँ के बच्चे आते पता कैसे हैं? ऐसे
ऐसे करते हुए, नाक पोंछते हुए, आंसू पोंछते हुए आते हैं, लेकिन जब स्कूल से जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, कॉलर खड़ी करके जाते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे छोटे थे, समझ में आता नहीं था, लेकिन जब स्कूल से निकले, बाहर गए, तब हमें समझ में आया कि सर ने हंसी मजाक में कितनी बड़ी बात कही थी। जब आप सभी स्कूल आते हैं, नवोदय आते हैं, तो घर से छोड़ के आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा की याद आती है, रोना आता है, नाक बहती है। लेकिन जब हम स्कूल से निकलते हैं तो ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, आप स्मार्ट बच्चे बन के निकलते हैं। आप सब के सब एक जिले, मंदसौर जिले के क्रीम हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पहुँचे हैं, तो जिले के सबसे बड़ी क्रीम है। यही कंपटीशन की भावना ज़िंदगी भर रखिए। स्कूल से निकलेंगे तो आपको जो कॉलेज में पढ़ना है, जिस कॉलेज में पढ़ना है, उसके लिए फाइट करिए। कॉलेज निकलने के बाद जो पाथ आप चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए। 85%, 95% मेहनत होता है, 5% लक होता है। मेहनत करने से मत डरिएगा, क्योंकि आपको 7 साल में सिखा दिया जाएगा मेहनत करना। तो मैं अपने बारे में छोटा सा एक बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं क्लास 10th में था। उस टाइम पे 10th के बाद स्ट्रीम चूज करनी होती है, आप सबको पता है, आप सबने चूज की है। तो उस समय स्ट्रीम चूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप करियर किस सब्जेक्ट में बिल्ड करना चाहते हैं, उस हिसाब से स्ट्रीम चूज करिए। जैसा अभी सर ने बताया था कि इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगा था शायद अब काफ़ी कुछ बदल गया है, लोग अभी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद अभी भी थोड़ा बहुत तो है इस बारे में कि डॉक्टर या इंजीनियर, या तो एम्स जाना है या IIT जाना है। हमारे टाइम पे भी था, बिल्कुल भी चीज़ थी कि हमें 10th के बाद ऐसा स्ट्रीम लेना है कि या तो हम डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। तो मैंने भी चूज़ कर लिया बायोलॉजी, मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन 10th जिस ईयर मैंने पास आउट किया था, तो उस वर्ष में मेरे एक भैया हैं, उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गए थे। मैं जब घर आया तो मेरे बड़े भाई साहब ने पूछा कि क्या करना चाहते हो, क्या बनना है, तो मैंने बहुत नॉनचलेंटली बोला कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे। उस टाइम पे भैया ने मुझे कैलकुलेशन बताया, सबके लिए अप्लाई नहीं करता है, मेरे लिए था, वो अप्लाई किया था, कि भैया ने बताया कि आप डॉक्टर बनने के लिए आपको, हमारे टाइम पे PMT एग्ज़ाम हुआ करता था, अभी होता है नीट होता है। तो आपके परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि नीट का एग्ज़ाम देना होगा आपको। नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़े, दूसरा अटेम्प्ट देना पड़े। उसके बाद आप अराउंड 16-17 के एज के होते हैं, 2 साल अपन दिए, फिर 5 साल के MBBS वो घुसने के बाद, उसके बाद मास्टर्स किया, MD किया, उसके बाद जाके फुल फ्लेज डॉक्टर बनते हैं। इसमें अराउंड 8-9 साल चले जाते हैं। उसकी अपेक्षा मुझे भैया ने बोला कि आप लॉ की तैयारी करिए। लॉ शब्द मैंने पहली बार सुना, क्योंकि हमारी फैमिली का, मेरे जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ मैं। लॉयर एक ब्रॉड टर्म होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो लॉ करिए, क्योंकि मेरे भैया ने किया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तब उस टाइम पे एक माइंड मेकअप करना, जैसे आपके विधायक महोदय ने बोला था कि माइंड मेकअप करना और गोल सेटअप करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 10th के टाइम पे ही माइंड मेकअप करिए कि आपको करियर क्या चूज़ करना है, अकॉर्डिंगली आप तैयारी करिए कि 11th और 12th में क्या पढ़ाई करनी है। 11th और 12th बहुत बड़ा बेस होता है, कहते हैं ना कि एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। 11th और 12th में अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। अब मैं आता हूँ लॉ के फील्ड में। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक आर्ट्स का, आपने बताया कि आर्ट्स यहाँ होता है। आप सर थोड़ा सा इसको आसान और करेंगे कि छात्र जज बनने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो वहीं से मैं पहुंच रहा हूं। मैं शुरुआत, देखिए, आपको अपने बेसिक शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको लॉ के क्षेत्र में आना पड़ेगा, उसके बाद आप जज बनेंगे। तो है क्या, अभी भी काफ़ी वेग है, चीज़ें अस्पष्ट हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एलॉबरेट तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि 10th के बाद आप ऐसा स्ट्रीम चुनिए कि जो आपकी लॉ की फील्ड को सपोर्ट करे। क्योंकि आपने साइंस ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया, ऑब्वियसली आप लॉ चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी ट्रांजिशन में, क्योंकि आपने 11th और 12th में साइंस पढ़ा है या मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उसके बाद आपके लॉ के सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए लॉ पे जाने के लिए आप
10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले बताइए प्लीज़। जी, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। हाँ जी, यही सब्जेक्ट्स होते हैं आपके किसी में, लॉ के फील्ड में। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होती है, सोशियोलॉजी आर्ट्स में आता है, आर्ट्स में आता है ना आपको, उसमें आता है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र होता है, ये पढ़ने होते हैं। फिर सिविक्स होता है, नागरिक शास्त्र होता है, ये चीज़ें। तो आप 11th 12th में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आप समझिए कि आप लॉ के एंट्रेंस में जो पढ़ाई करने वाले हैं उसमें आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। नागरिक शास्त्र, सिविक्स और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस आपने बताया, ये ज्योग्राफी है सर। और ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है इसलिए वो आ गया विषय। अच्छा ठीक है। तो ज्योग्राफी भी तो काम आएगी क्योंकि जीके का पार्ट होता है वो। 12th 11th आपने 12th कर लिया इन ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से। उसके बाद बहुत ही कैटेगोरिकली बताऊंगा कि 2 तरीके होते हैं लॉ फील्ड में जाने के लिए। एक होता है LLB, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ। एक होता है BA LLB। तो बैचलर ऑफ लॉ जो सिंपल LLB जो पहला नंबर बताया मैंने, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, PG कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का मतलब होता है कि आपने 12th के बाद पहले एक ग्रेजुएशन कर लिया 3 साल का, उसके बाद आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी LLB 3 साल का कोर्स होता है। तो फिर दूसरा जो बताया मैंने BA LLB या BSc LLB या BB LLB होता है। आजकल 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं लॉ के फील्ड में ही। तो आपका 1 साल बच जाता है और आप स्पेसिफिकली ऑनर्स के सब्जेक्ट में लॉ कंप्लीट कर सकते हैं 5 साल कोर्स वाला। अब हमने LLB और BLLB देख लिया। इसके बाद अब आपको चूज करना होगा कि आप कॉलेज में कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। जो सिंपल अपने जिलों में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होते हैं, शासकीय विश्वविद्यालय होते हैं, वो होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें BLLB कोर्स ऑफर नहीं होता है अभी। उनमें सिंपली LLB होता है और उसका मास्टर्स कोर्स LLM होता है। तो LLB करने के लिए आपको सिंपल कॉलेज तो मिल जाएंगे, लेकिन BA LLB करने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आपने कितने लोगों ने क्लैट का नाम सुना है? CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सबने सुना है। मैंने भी क्लैट का एग्जाम दिया था अपने स्कूल से, मतलब 2010 में क्रॉस करने के बाद क्लैट का एग्जाम दिया। क्लैट में सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट हुआ था। वैसे ही आप भी क्लैट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, कंपटीशन होता है, अच्छी तैयारी करिए। इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ GS मतलब जनरल स्टडीज, जीके जिसको जीके बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 11वीं और 12वीं में आप सिविक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश वगैरह ये कवर कर सकते हैं। क्लैट की तैयारी में यही सब्जेक्ट आएंगे, इसलिए बेहतर है कि 11वीं 12वीं से ही तैयारी करना शुरू कर दें। फिर क्लैट का एग्ज़ाम होगा। क्लैट के एग्ज़ाम के बाद देश में 16 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग बटी हुई है अलग अलग करके। उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। उसमें 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है लॉ का, वो आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आप सिविल जज का एग्ज़ाम हाई कोर्ट हर साल कराती है अपने अपने स्टेट की। हम जैसे मध्य प्रदेश में हैं तो हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट, जिस जिस स्टेट के जैसे लोग हैं वहाँ के हाई कोर्ट्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। कुछ स्टेट्स में PSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो आप वो एग्ज़ाम टेकअप करिए। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप बन जाते हैं सिविल जज। सर मैं इसमें बीच में हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डायरेक्ट ही जज बन सकते हैं कि पहले लॉयर बन के प्रैक्टिस करनी पड़ती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट है ये। लॉ करने के बाद अभी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आप सभी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि जज बनने से पहले आपको 3 साल की वकालत मैंडेटरी हो गई है। जैसे आपका LLB या BLLB कोर्स कंप्लीट होगा, वैसे उसके बाद से लेकर 3 साल तक आपको वकालत करना आवश्यक है। हमारे टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम मतलब 2024 के पहले ये मैंडेटरी नहीं था। इसके बाद अभी मैंडेटरी हो गया है, तो वो 3 साल भी आप कवर करके रखिए, क्योंकि जज बनने के लिए अब देखिए एज फैक्टर भी होता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल है, मैं 25 का था तब मेरी एग्जाम क्लियर हो गया था और 26 में मैंने ज्वाइन कर लिया था।
आप वो एज कवर करके रखिए और ये टाइम कैसे बचाना है ये ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि करियर है, आप जितना लंबा चले उतना बेहतर होता है। तो शुरू में जो बताया, LLB के बजाय आप BLLB चूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। नेशनल लॉ कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BLLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे कि इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी है, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ है कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज? मंदसौर में होना चाहिए। मंदसौर में, नीमच में भी है कॉलेज। हाँ जी, तो वहाँ शायद करता हो, उसके मुझे क्लियर ज्ञान नहीं है। आप BLLB चूज़ करिए, इससे आपका 1 साल बचेगा। उसके बाद आप 3 साल की प्रैक्टिस करके जज के एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब जज बनने के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जज करते क्या हैं। आप सभी ने ज्वाली LLB देखी है, 1, 2, 3 सब देखी है। उसमें जो कैरेक्टर हैं जज के, श्री सुंदरलाल त्रिपाठी या सौरभ शुक्ला जी, काफ़ी फनी कैरिकेचर है। थोड़ा बहुत कहूँगा समानता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये जो पिक्चर में दिखाते हैं रियलिस्टिक भी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है ना। प्रॉब्लम्स जो है उनकी वो अलग चीज़ है कि उनकी समस्याएं क्या होती हैं, वो हर प्रोफेशन में होती हैं, लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। आप फिल्मों से प्रेरणा मत लीजिए कि जैसे ऐसे होते हैं या ऐसे करना चाहिए। रियल लाइफ में है कि आपके समाज में 2 पक्षकारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, 2 प्रकृति के प्रकरण होते हैं, या तो आपराधिक प्रकृति के या सिविल प्रकृति के। सिविल प्रकृति के प्रकरण वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी को लेके विवाद होता है। आपराधिक प्रकृति जो आप हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते होंगे, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये प्रकृति होती है। तो ये केसेस हम डील करते हैं कोर्ट में। स्पेसिफिकली आप क्या जानना चाहते हैं, मैं बता दूं जज के बारे में। सर हम जानना चाहते हैं एक क्रोनोलॉजी अगर बच्चों को पता चल जाए, जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्लैट, हाँ। क्लैट के बाद लॉ कॉलेज के बाद 3 साल की प्रैक्टिस, देन जज, ये होती है आपकी। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे क्लैट का एग्जाम देना है? कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। तो कोई भी एक जन बताना चाहे कैसे मतलब सोच में आया कि क्लैट एग्जाम देना है? आप में से कोई? मतलब जिसने हाथ उठाया, जिसने नहीं उठाया तो आपको प्रेरणा कैसे मिली या बता दें, आप यहाँ आके बता सकते हैं। आप इधर आ जाइए। ये हमारा विद्यार्थी श्रेयस ठाकुर, इसके पिताजी कोर्ट में ही किसी पद पे हैं, मुझे वो पद का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। अरे वाह सर, वो मेरे को लॉ में इंटरेस्ट है और SST अच्छी भी लगती है। अच्छा, ये कारण आपका बहुत अच्छी बात है। तो अगर क्लैट का एग्जाम आपने सोचा क्लैट का देना, अभी किस क्लास में हो आप? 10th में हो ना। 10th के बाद ही आपको चूज करना है, तो मायने मेकअप कर लिया कि क्या स्ट्रीम चूज करेंगे? यस सर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस लेंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा। और मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने हाथ उठाया था और जिन्होंने शायद हेजिटेशन में हाथ नहीं उठाया, उनके लिए भी है ये कि 10th के बाद आप चूज कर लीजिए स्ट्रीम पर्टिकुलर, जो कि आपको आपके करियर में हेल्प करेगी। क्योंकि बेस जो आप तैयारी करेंगे क्लैट के एग्जाम के लिए, उसमें वही पढ़ रहा है जो 11th 12th का सिलेबस होता है। आप में से सबको पता है कि जब UPSC की प्रिपरेशन होती है तो उसमें NCERT की बुक्स पढ़नी पड़ती है 6वीं से लेकर 12वीं तक। मोहित जी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उस प्रिपरेशन के लिए आप देखिए बेस अपने को देखना पड़ता है। 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT की सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। साइंस, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी हो गई, जो भी है सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपको अभी से अवसर मिल रहा है पढ़ने का, तो चूज करिए। उसके बाद आप क्लैट का एग्जाम दीजिए। क्लैट के बाद नेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। अगर वो नहीं मिलता तो क्लैट के नंबर के आधार पे, क्लैट में कितना मार्क्स आया आपको, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी रैंकिंग तैयार कर लेती है अपनी। जैसे गुजरात में एक निर्मा यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है पुणे का, और ग्लोबल जिंदल है, ये सब प्राइवेट कॉलेज भी हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे हैं। तो ये कॉलेजेस हैं जो कि अलग से भी कोर्स कराते हैं और ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज इसमें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते, एक मिनट, अगर आप लोगों में से पर्सनल कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल हाथ उठा के पूछ लीजिए अभी, कोई या आपका फिर प्रश्न चलिए हो, कोई? हमारा बात हो जाएगी, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे विद्यालय में हम बर्थडे विश करते हैं यहाँ प्रेयर में, मॉर्निंग असेंबली में। तो बच्चे अपना इंटरेस्ट यहाँ आके बताते हैं थैंक यू बोलने के साथ कि आई वांट टू बिकम मैक्सिमम दे से आई वांट टू बिकम IPS, आई वांट टू बिकम IAS। तो सर, आप भी सिविल सर्विसेज में ही हैं, ये भी दोनों सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो आपने सर सिविल सर्विसेज को करियर क्यों चुना? आपको प्रेरणा कहाँ से पड़ी? नहीं सर, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका धन्यवाद कि आपने मंच मुझे प्रदान किया है सभी को मार्गदर्शन के लिए। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब, जवाहर नवोदय लदुना, जैसे रामपुरा नाम हमेशा मेरे मन में रहता है, तो आज लदुना बोलना पड़ेगा क्योंकि लदुना JLV मंसूरी है और वो भी JLV मंसूरी था। हाँ, मतलब जैसे रामपुरा नवोदय और लदुना नवोदय को मैं अलग नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब हम थे वहाँ नवोदय में तब एक ही नवोदय हुआ करते थे। ये काफ़ी बाद में शायद 2003 या 4 के आसपास ये खुला था, 2002 में शायद ये खुला था। तो हमारे जब हम नवोदय में पढ़ते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट मंसूर के हुआ करते थे, हम कॉमन नवोदय हुआ करता था, तो इसलिए एक ही नवोदय हम मानते हैं, और इसको भी मैं मेरा नवोदय मान भी आया हूँ। वैसे सर भी रीवा नवोदय के हैं, लेकिन वो भी नवोदय कहीं का भी हो, बल्कि किसी अन्य प्रदेश में भी चले जाए, लेकिन नवोदय हमेशा अपना ही नवोदय रहता है। और किसी भी नवोदय का बच्चा अगर पढ़ा हुआ हो तो अगर कहीं भी किसी भी जगह पर मिल जाए तो वो हमेशा वो अपना ही स्टूडेंट या अपना ही दोस्त, अपना ही भाई बन जाता है। हमारी टैगलाइन ही है, हम ही नवोदय हैं। हमें नवोदय हो, बिल्कुल, और ये सार्थक भी है। जैसे सर बता रहे हैं, मैं काफ़ी जगह, जैसे जैसलमेर एक बार घूमना गया था, तो वहाँ पर नवोदय होटल नाम से एक अच्छी होटल खुली हुई है। तो मतलब आपको, मतलब कहीं भी आप जाओ, नवोदय के लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ करते हुए मिल जाएंगे। और अगर एक शब्द और सुन लेंगे कि आप नवोदय से हो, तो फिर आप देखो हवा बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती है, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और एकदम भाईचारा, दोस्ताना ऐसा डेवलप हो जाता है कि कह नहीं सकते हम इसका। तो वैसे सर आपने दूसरे प्रश्न पूछे, उन पर मैं आता हूँ। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और जज साहब की बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मन साझा करने का मौका मिला सर के साथ। सिविल सर्विस का आपने पूछा है। सिविल सर्विस देखिए आजकल सबसे अच्छा कैरियर चॉइस मानते हैं हर कोई। एक समय था जब हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, हमारे समय में भी यही ट्रेंड हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारी एवेन्यूज़ नए नए आ गए हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स आ गई हैं। सिविल सर्विस भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन के लिए सभी के लिए आए हैं। सिविल सर्विस हो गया, आजकल देश में स्टार्टअप का माहौल भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी बच्चे भी जैसे 11-12 भी पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, अपने आप के अंदर कोई अच्छी स्किल डेवलप करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप किसी ने कर ली है। तो आप देखो इंडिया में बहुत सारे 25 की एज की कम के नए नए कंपनीज के फाउंडर आ रहे हैं, जिनकी बहुत कम एज है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर अपनी स्कूल टाइम में ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करी है कि वो उस चीज़ में मास्टर हो गए। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप खोले, जैसे आप स्विगी सुनते हैं, जोमेटो सुनते होंगे आप काफ़ी, या बहुत अच्छे अच्छे से पेटीएम हो गया, या डे लाइफ में बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं जो अपने लिए लाइफ आसान बनाते हैं। तो सब आपके जैसे ही उन्होंने स्कूल लेवल पे अपनी एक स्किल डेवलप करी, उसमें महारत हासिल करी। उसमें कई लोग तो शायद कॉलेज में नहीं गए होंगे, बिना कॉलेज जाए भी उन्होंने अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना मुकाम पाया है। तो मैं वो सिविल सर्विस के टॉपिक पे आऊँगा कि मैं भी आपके जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे बैठा करता था। जैसे सर आप बताइए कि जो जिला कलेक्टर होते हैं हमारे नवोदय के चेयरपर्सन कहते हैं उनको, तो जैसे कलेक्टर महोदय यहाँ पर भी आते रहते होंगे, हमेशा सालाना बैठक में आते हैं, या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है आते रहते थे। तो मैं भी आपके जैसे ही नीचे बैठा करता था, कलेक्टर महोदय आया करते थे। तो सर्वप्रथम प्रेरणा तो वही रही है कि कलेक्टर साहब को देख के बहुत एंथुसियास्टिक लगता था कि यार कितना अच्छा पद है। सभी मतलब काफ़ी उनको देख के चार्मिंग लगा था हमको कि यार हमको भी इस प्रकार का करना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है ना कि हमेशा मेरा, जैसे आप बोल रहे हो SST में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा भी 6 से हमेशा ही सोशल साइंस में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। स्टूडेंट सर 2 तरह के होते हैं, एक तो बच्चे इस प्रकार के होते हैं जो हमेशा स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में ना करते हुए स्टडी की तरफ ज़्यादा करते हैं, एकेडमी में ज़्यादा उनका रहता है। तो मेरा भी हमेशा एकेडमी में काफ़ी इंटरेस्ट शुरू से रहा था। काफ़ी बुक मुझे सोशल साइंस हमेशा पढ़ने का शौक रहा है। हमेशा मैथ्स मेरी हमेशा पुअर रहा करती थी, तो उसको मैं कवर अप परसेंटेज में करने के लिए सोशल साइंस में अच्छा करता था, मतलब हमेशा मेरे नंबर उसमें ज़्यादा करने का प्रयास करता था। और मेरा एक जैसे यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी होगी, तो हमारे जयपुरा में भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी,
और काफ़ी वेल डेवलप लाइब्रेरी थी, इतनी अच्छी बुक्स थी, इतना अच्छा था। तो जब मैं 9th क्लास में था तब हमारे लाइब्रेरियन सर का ट्रांसफ़र हुआ था। तो जब हमारे यहाँ के ही करंट स्कूल टीचर थे उस समय, उनको लाइब्रेरियन का चार्ज मिला था। तो उन टीचर ने मुझे और मेरे एक दो दोस्त थे उनको बुलाया कि आप लोग आओ और ये बुक्स की मार्किंग करो। चार्ज जब देते हैं तो बुक की मार्किंग होती है, मार्किंग करने के बाद चार्ज नए टीचर को दिया जाता है। तो हमको उस काम में लगाया। तो हम तो बुक के लिए इतना ज़्यादा था नहीं, बोझ मान के काम किया, शुरू किया उसको। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए तो हमने एक दो बुक खोल भी ली। एक इंसाइक्लोपीडिया आती थी ब्रिटानिका की, शायद अभी भी आती होगी। तो सबसे पहली बुक हमने वही खोली। काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोज वगैरह देखे हमने, क्या कितनी अच्छी बुक है। तो हमने फिर बुक जमाते भी गए, हम पढ़ते भी गए। फिर और इंटरेस्ट जागा तो फिर हमको प्रेमचंद जी की कोई बुक हाथ में लगी, गबन करके कोई बुक थी, नॉवेल काफ़ी अच्छा है उनका। तो फिर हमने वो पढ़ना शुरू किया। तो फिर ऐसा इंटरेस्ट लगा कि मतलब आने वाले 2-3 महीने में हमने ऑलमोस्ट लगभग वो सारे उपन्यास वगैरह पढ़ दिए। मतलब हम उस समय इतनी पढ़ने की लत हमको लग गई कि इतना मजा आता था हमको लाइब्रेरी की इतनी सारी बुक्स पढ़ने में, करने में, ये करने में। मतलब एक एक्टिविटी के रूप में हमको वो टास्क दिया गया था। आप सर इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करें कि बच्चे अभी विद्यार्थी के रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मान लो इन्होंने तय कर लिया कि इनको सिविल सर्विस में जाना है, तहसीलदार बनना है, सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मतलब वो स्कूल लेवल पे क्या करें कि उनके करियर में वो फायदेमंद हो। सर मेरा कहना है कि सर सिविल सर्विस के लिए कोई करियर पाथ चूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम में रहो, कोई भी आप करो, या तो इंजीनियर रहें, या सर जैसे बता रहे हैं आप लॉ करें, या फिर आप MBBS भी करें, कोई किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति सिविल सर्विस को चूज कर सकता है। सिविल सर्विस किसी को डिनाई नहीं करती है। मतलब 20 से 22 स्ट्रीम सिविल सर्विस ओपन रहता है। सिविल सर्विस में आपको ऑप्शन सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। उसमें आप बोलिए किसी भी, आप ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में करो, आप ग्रेजुएशन करो किसी भी चीज़ में, आप किसी भी ग्रेजुएशन में किसी भी लाइफ के किसी भी लेवल पे आप जाके सिविल सर्विस का करियर पाथ चूज कर सकते हो। पर उस करियर पाथ को अचीव करने के लिए क्या करना है आपको बेस लेवल में थोड़ा वो बताना चाह रहा हूँ कि सर स्कूल लेवल पे अपने अंदर सबसे अच्छी रीडिंग हैबिट सबको डेवलप करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे करियर पाथ सिविल सर्विस करना है तो आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। जैसे सर ने भी सिविल जज की परीक्षा दी है तो सर को पता है काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आज तो क्या है कि सर सोशल मीडिया का जमाना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, इन्फॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट हो गया है। मतलब पहले हमारा समय जब, अब हमारा समय 2015-16 में हमने तैयारी करी थी, उस समय इतना नहीं था। लेकिन आजकल क्या है कि अनअकैडमी हो गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे उसके 100 चीज़ें आ गई है। मतलब आपने कोई सर्च किया टॉपिक की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चूज किए जाते हैं, कौन सा आर्टिकल है, तो आप उसको आप जैसे सर्च किया तो आपके पास 100 वेबसाइट खुल जाएगी। अब या तो आप 100 वेबसाइट पढ़ो, मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई कि आदमी सही उसको एनालिसिस नहीं कर पाता है। उतना ही कंपटीशन भी बढ़ गया है, कंपटीशन भी बढ़ गया है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि सिविल सर्विस करें। तो मेरा जैसे आपसे यही है कि जैसे एक रीडिंग हैबिट मेरी डेवलप हुई थी, तो सिविल सर्विस क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने अंदर हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब सिविल सर्विस आपको निराश बहुत करती है। निराश कैसे करती है कि जैसे पूरा इंडिया अपना कितनी आबादी है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ तो हम टच हो गए हैं। हर साल वैकेंसी कितनी निकलती है UPSC की, गिनती की 700-800 निकलती है। तो मतलब कम से कम 10 लाख लोग तो अपनी सेम एज ग्रुप के हमेशा एग्जाम देते हैं, उसको UPSC प्री देते हैं। फिर उसके बाद आप मेंस के दोगे, जैसे मैंने UPSC मेंस मैंने दिया है, मैंने UPSC मेंस इंटरव्यू भी दिया है। हालांकि हमको उस समय निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आप हर लेवल पे चढ़ते हो। मतलब UPSC सिलेक्ट नहीं करती है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, UPSC रिजेक्ट करती है। मतलब आपके पास 1 लाख लोग हैं तो उसमें से वो ढूंढेगी कि मुझे केवल 100 चाहिए इसमें से, तो वो रिजेक्शन करना शुरू करती है। मतलब ब्रिलियंस तो बाद में देखी जाएगी, पहले रिजेक्शन देखे जाएंगे। तो रिजेक्शन आपको फेस काफ़ी करने पड़ते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है और आपका माइंड बहुत सिस्टम होना चाहिए कि आपको हर किसी कदम पर अगर असफलता मिले तो आपको वापस तैयारी करके वापस उसी जोश में, वापस आपका जोश हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो हार्ड वर्क तो सबसे बड़ा हो गया और परसिवरेंस आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और अभी स्कूल की लाइफ में मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आप किसी चीज़ का लोड मत दो। सिविल सर्विस समय के साथ सब चीज़ें अच्छी हो जाती है। आप तो जो अपने समय के साथ, जैसे अभी आप एकेडमिक्स कर रहे हो, काफ़ी अच्छा एकेडमिक्स करो, हर चीज़ में एक्सेल करने का प्रयास करो, लाइफ एंजॉय करो, स्पोर्ट्स करो, हर चीज़ करो। समय के साथ आप स्ट्रीम भी चूज करो, उस स्ट्रीम में भी अच्छा करो। फिर उसके बाद आप निर्णय लो कि आपको किस तरफ जाना है, अगर आपको सिविल सर्विस लगता है। लेकिन उसके लिए जैसे सर ने भी बताया कि जब हम UPSC की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं 6 to 12 NCERT पढ़ना शुरू करो। अब हम तो सब कॉलेज पास आउट रहते हैं तो बोलते हैं 6th क्लास की कौन NCERT पढ़ेगा। लेकिन 6th क्लास होती है वो आपका बेस क्रिएट करती है। मतलब आपको बहुत नीचे लेवल से आपको चीज़ें सिखाई जाती है।
तो जैसे आप 6 में हो, तो अगर आप सोशल साइंस अच्छे से पढ़ोगे तो कभी आप सिविल सर्विस का करियर पाथ रखोगे तो आपने अगर अच्छे से पढ़ी हुई तो आपको हमेशा याद रहेगी वो, क्या मैंने उस समय बचपन में था, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ज्योग्राफी में ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी है, हिस्ट्री में अकबर बाबर ये सब मुझे याद है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी करने गया था तो मेरी सोशल साइंस बहुत अच्छी थी, तो जैसे हम लोग सब साथ में पढ़ते थे ग्रुप बना के, तो हम 7-8 लोगों का ग्रुप था, तो जिन लोगों ने 7 दिन में 6 to 12 खत्म की थी वो मैंने 2 दिन में खत्म कर दी थी, क्योंकि मेरे लगभग क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते थे हम हमेशा जब तैयारी करते हैं, तो मेरी लगभग सब पढ़ी हुई थी, फिर उसके शॉर्ट नोट्स हम बनाते थे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप अभी हो तो सोशल साइंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ो होनी चाहिए। आप अगर सिविल सर्विस एग्जाम भी लिखोगे तो आपको 3 घंटे तो लगातार एग्जाम देनी ही पड़ती है। तो आजकल के मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों में 3-3 घंटे लगातार बैठने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। तो अपने अंदर एक तो पढ़ने की कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी कि आपको अगर नोवेल पढ़ते हो या कुछ भी बुक्स पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो, और उतना ही आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी हो, और उतना ही आप उसको लेके चले आए। ये मेरे को तो इन समरी आप ये कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्क तो जरूरी है, उसके साथ हौसला भी जरूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क हौसला सबसे ज़्यादा जरूरी है। हौसला सबसे ज़्यादा जरूरी है। हौसला इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको बोला यूपीएससी से रिजेक्ट करती है, मतलब 1 लाख लोग दे रहे हैं तो उसको केवल 100 लाख चाहिए, तो मतलब 1 लाख सभी काबिल हैं, ऐसा नहीं काबिलियत किसी के अंदर नहीं है, पर वो रिजेक्ट करना शुरू करते हैं कि आप भी हटाओ, आप हटो, आप हटो। तो मतलब आप काबिल उतने ही हो, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी रही जिसमें आप उस समय नहीं कर पाए, तो आपको वापस पलट के आना है। ऐसा बोलते हैं ना कि सांप कभी भी आप सांप को अटैक करो, सांप वापस पलट के वापस फन एक बार और मारता है, तो अपन को हमेशा अपने अंदर ऐसा रहना चाहिए कि हमको वापस पलट के यूपीएससी को वो जवाब देना है कि यार नहीं हम काबिल हैं, हमको उतना आगे बढ़ना है। जी, मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने हमारे आपके शब्द बिल्कुल सुने होंगे और वो हौसला रखेंगे, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करेंगे और करियर में आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद सर आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। तो आज आपके धैर्य की परीक्षा भी है, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, जिनके लिए पूरा स्टाफ अपना परिवार है, ये जितने भी बच्चे हैं इस बगीचे के प्यारे न्यारे फूल हैं, पालक, अभिभावक, सम्माननीय सदस्य हैं, हर एक का ध्यान रखने वाले हमारे प्राचार्य महोदय के लिए 4 पंक्तियां हैं कि शिक्षा की ज्योति, आदर्शों की पहचान, आपसे रोशन है इस विद्यालय का जहान, आदर सहित मंच पे आके स्थान ग्रहण कीजिए। सर, अपने प्रेरक शब्दों से हम सबको आलोकित कीजिए। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ में प्राचार्य महोदय को बुलाना चाह रहा हूँ। सर, आप मंच पे आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां बच्चों, तालियां जोरदार होनी चाहिए, कम बज रही है। ज्यादा तालियां, ज्यादा भूख, ज्यादा मजा आएगा। सर, खाना खाने के लिए साथ ही साथ निवेदन है मेरे स्टाफ साथियों से, सर आप भी पधारें, सह परिवार पधारें, और हमारे अतिथि भी मेस में पधारें। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे सीधे सीधे मेज में पधारेंगे भोजन के लिए। हमारे अतिथियों से भी निवेदन है कि मेज में पधारें भोजन के लिए, और हमारे सारे एलुमनाई साथी उनसे भी निवेदन है